हेलो एवरीवन। बेटा आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज की जो वीडियो है वो एटम के एक नए मॉडल के ऊपर बात करेगी। और वो जो नया मॉडल है एटम का उसे हम बोलते हैं क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जैसे बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था, तो ऐसे ही अब एटम का एक नया मॉडल सामने आने वाला है। उस नए मॉडल का नाम है, एटम के नए मॉडल का नाम है क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो टुडे वी विल स्टार्ट द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल किस पॉइंट के ऊपर बेस्ड था, किन किन पॉइंटों के कारण से ये मॉडल सामने आया, पहले हम उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले जो एटम का मॉडल था दैट वाज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसके पॉइंट्स को और इसकी पूरी थ्योरी को हम अपने लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम करेंगे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में वो कौन सी कमियां थी जिसके कारण से फिर मॉडल एक नया आया एटम का जिसका नाम रखा क्वांटम और मैकेनिकल मॉडल। सो नाउ वी विल हैव शॉर्ट कमिंग्स। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या क्या कमियां रही जिसके कारण ये नया मॉडल बना। सबसे पहली जो कमी थी वो ये थी कि बोहर वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर जो आपने 5 सीरीज याद करते, लेमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ट सीरीज, ये जो सीरीज आपने याद करी थी ये कैसे बनती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर, उसको बोहर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन बोहर वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। unable to explain spectrum formation in multi electron atoms। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब हो गया वो एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते हैं। तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो किस केस के लिए बताया था आपको? हाइड्रोजन के लिए था, या उन चीजों के लिए जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब उसमें एक प्लस चार्ज आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसा कंडीशन किसमें मिलेगा? हाइड्रोजन एटम मिलेगा, हीलियम के अंदर मिलेगा। और लिथियम को ले लो, लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 बच गया। तो बोहर वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन इन सिंगल इलेक्ट्रॉन केमिकल स्पीशीज। बट ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनमें ऐसे कितने, अगर एक इलेक्ट्रॉन के कारण से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन के कारण से 5 सीरीज बन सकती हैं, तो किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितनी सीरीज बनेगी, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कितने स्पेक्ट्रम बनेंगे। तो दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स। तो उसकी एक ये कमी रही। अगला पॉइंट ये है कि जो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दौरान में, वो उनको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, सपोज ये है हमारे पास में लेवेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये है सीरीज है, इनको जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जाते हुए क्या करती हैं? स्प्लिट कर जाती हैं, बिखर जाती हैं। इस तरह से इनका बिखरना कहलाता है जी-मैन इफेक्ट। जी-मैन इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी? जो हाइड्रोजन की 5 स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उनको जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 लाइनों को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वो लाइनें सीधी ना होकर के बिखर जाती हैं, दे गेट स्प्लिटेड। और बिखरने के पॉइंट को हम बोलते हैं जी-मैन इफेक्ट। तो ये क्यों बिखरती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा ही एक पॉइंट आता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करें, अगर हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी पास करें तो भी ये स्प्लिट कर जाती हैं, तो भी ये स्पेक्ट्रल लाइंस बिखर जाती हैं। इसको फिर हम बोलते हैं स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट।
तो जीमैन इफेक्ट क्यों हुआ, स्टारमैन इफेक्ट क्यों होता है, स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है, वो भी बोहर अपने मॉडल के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये दो मेन इसकी कमियां होंगी। थर्ड जो पॉइंट था इसकी कमी का, बोहर के मॉडल थर्ड जो कमी थी वो ये, he was unable to explain the 3D model of atom, 3D model of atom, मॉडल ऑफ एटम। 3D मॉडल का मतलब क्या हो, जैसे आपने बॉल देखी है तो बॉल के अंदर आप उसको फील कर सकते हो चारों तरफ से, दैट इज 3D मॉडल। और 2D का मतलब क्या, जैसे आपने पेपर लिया और पेपर को आपने एक सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया, तो सर्कुलर फॉर्म में पेपर भी एक गोल है और जो बॉल हमने देखी वो भी गोल है। तो बॉल कैसे फॉर्म के अंदर, 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर है, और जो पेपर सर्कल जो आपने बनाया वो किस फॉर्म में, 2 डायमेंशनल, लेंथ है ब्रेड्थ है, लेकिन उसमें हाइट वाला या थिकनेस वाला काम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के अनुसार एटम का मॉडल 2 डायमेंशनल है, मतलब लेंथ है ब्रेड्थ है, लेकिन उसमें हाइट या थिकनेस का काम नहीं होता। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एटम हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बोहर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट, बोहर इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट वाज हिज थर्ड शॉर्टकमिंग। जो फोर्थ इसकी कमी रहेगी वो ये थी, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की क्या शेप होती है वो भी वो नहीं समझा पाए। फॉर एग्जांपल आपने अपनी 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि CH4 है, CH4 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। और टेट्राहेड्रल शेप आप कैसे बनाते हो, लाइक दैट, इस तरह ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो मॉलिक्यूल्स की, किसी मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है, कैसे बनती है, वो भी बोहर अपने मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लास्ट पॉइंट जो इसकी कमी का था वो ये था कि ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली concept of dual nature of matter and radiation, matter और रेडिएशन में डबल कैरेक्टर होता है। डबल कैरेक्टर का मतलब है कि जैसे आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर आपको बताया कि कोई भी एनर्जी का कोई भी सोर्स हो, उससे जब एनर्जी रिलीज होती है वो नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइक दैट। तो जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी थी क्या था, फोटोन, और फोटोन क्या है, पार्टिकल, और वेव फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर तो है। तो ये फोटोन हो गया, तो फोटोन के पास भी दोनों कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। तो दोनों ही कैरेक्टर जो इसके पास होते हैं वो क्यों होते हैं, ये पॉइंट तो है। ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर रेडिएशन तो वाज प्रपोज्ड बाय, किसी पार्टिकल के पास दो कैरेक्टर होंगे, दो गुण होंगे। एक तो पार्टिकल है, जैसे आपने पत्थर को देख लिया या एक बॉल को ले लिया, तो वो क्या है, एक पार्टिकल है, लेकिन उसके साथ में वेव्स भी एसोसिएटेड होती हैं, वो भी। ये जो पॉइंट है दोनों, ये पॉइंट बताए थे डी ब्रोगली ने अपने थ्योरी के अंदर, लेकिन वो क्यों होते हैं वो भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वी विल हैव टुडे better understanding about these 2 points. So in regard of the shortcomings associated with the बोहर के एटॉमिक मॉडल की कमी के कारण से हमारे को एक एटम के नए मॉडल की जरूरत पड़ी, और ये जो नया मॉडल था इट वाज बेस्ड ऑन मेन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट पर बेस्ड था। कौन कौन सा, एक डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक तो ये था। और दूसरा जिस पॉइंट पर बेस्ड था वो कौन सा था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। प्लैंक्स ने या बोहर ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो फोटॉन्स होते हैं या जो क्वांटा होते हैं जो एनर्जी सोर्स से रिलीज होते हैं,
दे हैव, उनके अंदर क्या कैरेक्टर है, दे हैव वेव कैरेक्टर, क्योंकि किस फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, वेव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, तो उनमें कौन सा है, वेव कैरेक्टर है। और क्योंकि फोटोन है तो फोटोन विल बिहेव किसके रूप में काम करेगा, एक पार्टिकल के रूप में काम करेगा। तो अगर फोटोन के अंदर ये दो कैरेक्टर हो सकते हैं तो अर्थ पर मिलने वाली, यूनिवर्स में मिलने वाली किसी भी चीज के ऊपर भी ये दो कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे फोटोन एक पार्टिकल है, ऐसे ही एक स्टोन एक पार्टिकल है, एक बॉल एक पार्टिकल के फॉर्म में काम करेगी। ऐसे ही हम मान लेते हैं एक पेन है, वो भी एक पार्टिकल के फॉर्म में काम करेगा। सो ऑल दीज दे विल बिहेव लाइक किसके रूप में काम करेंगे, पार्टिकल के रूप में। अगर पार्टिकल है तो उसके अंदर फिर कौन सा काम आ जाएगा, वेव कैरेक्टर, क्योंकि अगर वेव्स में पार्टिकल कैरेक्टर है तो पार्टिकल के अंदर वेव्स कैरेक्टर भी होगा। दिस वाज प्रपोज्ड बाय, ये बात किसने बताई, डी ब्रोगली ने बताई कि अगर वेव के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है तो पार्टिकल के अंदर भी वेव कैरेक्टर होगा। दैट वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। अब पॉइंट ये है, अगर पार्टिकल के अंदर दोनों ही कैरेक्टर है, कोई पार्टिकल की बात मान लेते हैं, दो बातें यहां पर, एक तो होगा वेव कैरेक्टर, एक हो गया पार्टिकल कैरेक्टर। तो वेव कैरेक्टर भी इसके अंदर हो गया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या हो गया, रेज, लाइट रेज हो या कोई और रेज हो, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और पार्टिकल कैरेक्टर क्या हुआ, लाइक स्टोन, लाइक बॉल, लाइक चेयर, इस तरह से। तो ये क्या होंगे, पार्टिकल कैरेक्टर। अगर किसी पार्टिकल के पास में दोनों ही कैरेक्टर है, जैसे स्टोन है तो उसके पास में कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, वेव कैरेक्टर मिलेगा। और जिनके पास वेव कैरेक्टर है, जो चीजें वेव्स है, जैसे सनलाइट है वही वेव्स है, तो उनके अंदर फोटोन पाए जाते हैं, यानी कि वेव्स के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है, तो दोनों के अंदर क्या हो गया, इंटर रिलेटेड पॉइंट हो गया, दोनों में एक दूसरे गुण पाए जाते हैं। अगर अब किसी के पास पार्टिकल कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर की हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट पार्टिकल कैरेक्टर। अगर किसी के पास पार्टिकल कैरेक्टर है तो पार्टिकल कैरेक्टर के कारण जो एनर्जी होगी किसी चीज, स्टोन है, स्टोन के अंदर मेन कैरेक्टर क्या है उसका, पार्टिकल कैरेक्टर। तो पार्टिकल के कारण से, स्टोन होने के कारण, ऑब्जेक्ट होने के कारण से उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला आइंस्टीन ने बताया था, दैट वाज E = mc²। तो ये किसके लिए, पार्टिकल कैरेक्टर है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसकी एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला E = mc²। ये क्या हो गया, एनर्जी। जैसे एक स्टोन लिया, उसको हमने आगे की तरफ फेंक दिया, तो स्टोन का जो मास हो गया इनटू जिस वेलोसिटी से फेंका उसका स्क्वायर हो गया, तो स्टोन जिसको हमने फेंका उसकी एनर्जी को निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अगर अब स्टोन के अंदर वेव कैरेक्टर है या रेडिएशन से उनमें वेव कैरेक्टर है, तो वेव कैरेक्टर जिन चीजों में होता है उसकी एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला वाज प्रपोज्ड बाय प्लैंक्स, और वो क्या बताया था, E = h nu। लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड दिस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 2। ये पॉइंट किसने बताया था, प्लैंक्स ने बताया था इन हिज थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर लेफ्ट हैंड आर कॉमन, तो इसका मतलब कि इक्वेशन 1 = इक्वेशन नंबर 2, तो क्या कह सकते हैं हम, mc² = h nu, और mc² = h nu की जगह क्या लिख सकते हैं, c/λ, और c लैम्डा को अगर हम एक साइड में रखते हैं, बाकी चीजों को हम ट्रांसफर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/λ ये बन जाएगा mc² / hc। c से c कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/λ mc/ h। h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, या अभी तक क्या था, 1/λ = mc/h, हम रिवर्स करते हैं इसको, तो हो जाएगा λ = h/mc। ये होगा, ये जो λ
कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। और ये किसकी वेवलेंथ है? वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल कैरेक्टर। एक स्टोन है, स्टोन को जब मैंने फेंका तो स्टोन में पार्टिकल कैरेक्टर तो है, लेकिन जब वो जा रहा है तो अपने पीछे की तरफ में वेव्स को रिलीज कर रहा है। एक बॉल को जब हम फेंकते हैं तो उसमें बॉल में कौन सा कैरेक्टर है? पार्टिकल कैरेक्टर। लेकिन जब बॉल आगे की तरफ जाए तो कौन सा कैरेक्टर पीछे छोड़ती ही चलेगी? वेव कैरेक्टर चलेगी। तो जो वेव्स एक स्टोन के द्वारा, सपोज ये स्टोन है, इस स्टोन को हमने आगे की तरफ फेंका, तो जब ये स्टोन आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ में क्या कर रहा है? वेव्स को रिलीज कर रहा है। ये वेव्स, तो जो वेव्स रिलीज हो रही है किसी पार्टिकल के द्वारा, उस वेव की वेवलेंथ को निकालने का ये फॉर्मूला है। इस स्टोन की जगह आप बॉल मार सकते हो, या इसके जगह हम किसी और ऑब्जेक्ट को मार सकते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप आगे की तरफ में फेंकते हैं या कोई चीज आगे की तरफ चलती है, या जैसे गाड़ियां होती हैं वो आप एक जगह दूसरी जगह चलती है, तो जब गाड़ियां मूव करती हैं तो उनमें कौन सा कैरेक्टर? एक तो पार्टिकल कैरेक्टर, लेकिन जब मूव करती हैं तो उन पीछे की तरफ में वेव्स रिलीज करती हैं। जो वेव्स रिलीज करती हैं वो उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी उसको निकालने के फॉर्मूला है, एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। इसलिए इस वेवलेंथ का नाम पड़ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या नाम हुआ इस लैम्डा का? क्या नाम हो गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर लैम्डा क्या होता है अदरवाइज तो वेवलेंथ होता है, लेकिन सारा जो फॉर्मल डेरिवेशन है या होल ऑफ दिस पॉइंट वाज डिवाइस्ड बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया, इसलिए इस वेवलेंथ का नाम क्या हो गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालने का फार्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। आप mv भी कह सकते हो। सी तब की बात हो रही है, सी तब की बात हो रही है जब आप रेडिएशन की बात करें, जब आप लाइट रेज की बात करें, तो उसमें सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये v किसके लिए होगा? जब हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं। तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से फेंका, एक बॉल को हमने 50 की स्पीड से फेंका, तो 50 की जो स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड या 50 किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज v, वो v का काम करेगी। और मास उस बॉल का जो मास होगा वो h प्लैंक्टन कांस्टेंट होता है 6.6 × 10⁻34 इसकी वैल्यू होती है। सो दैट इज, ये किसके बारे में बात हुई? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखिए आप ड्यूअल नेचर की बात हो रही, किसके ड्यूअल नेचर की बात हो रही? मैटर की और रेडिएशन। यानी कि मैटर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इट हैज ड्यूअल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर है। मतलब मैटर है तो पार्टिकल कैरेक्टर था ही उसमें, लेकिन जो मूव करेगा तो वेव्स रिलीज करेगा, इसलिए पार्टिकल में दोनों कैरेक्टर हो गए, पार्टिकल कैरेक्टर भी हो गया और वेव कैरेक्टर भी हो गया। और जो रेडिएशंस होती है, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वेव कैरेक्टर उनके अंदर है, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, छोटी छोटी चीजों से बनी होती है। तो इसका मतलब क्या, उनमें उनके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर हो। सो दैट इज ड्यूअल कैरेक्टर, ये है डबल कैरेक्टर। तो ये बात अपनी किसके बारे में हुई? ये अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट हो रहा है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। और किस काम के लिए चल रहा है? लीडिंग टू डेवलपमेंट इन क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। अब ये एक पॉइंट हो गया। अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल और करेंगे, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल और इस दोनों पॉइंट पर बेस्ड अब एटम का एक नया मॉडल बनकर तैयार होगा। उस एटम के नए मॉडल का नाम फिर क्या होगा? क्वांटम और मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो बिफोर मूविंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल, लेट्स हैव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कि जैसे किसी बॉल को जब हमने आगे की तरफ, किसी पत्थर को हमने आगे की तरफ फेंका, तो क्या हम उसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसकी वेव को ऑब्जर्व देख पाएंगे? तो फॉर दैट लेट्स हैव एन एग्जांपल। मान लेते हैं हमने एक स्टोन लिया और उस स्टोन को हमने 0.2 किलोग्राम वेट का लिया, और जिस स्पीड से, ये हो गया उसका मास, और जिस स्पीड से वेलोसिटी जिससे हम उसको आगे की तरफ फेंकेंगे वो हमने मान ली 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने पत्थर को आगे की तरफ फेंका। तो पत्थर को जब हम आगे की तरफ फेंकेंगे इस तरह से, तो इसका मास तो कितना हो गया? 0.2 किलोग्राम, मतलब 200 ग्राम्स का हो गया, और जिस स्पीड से फेंका हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। सो अब जब ये पत्थर आगे की तरफ में जाएगा तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितने पीएम की होगी, कितनी साइज की होगी, वो निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34। अब क्या है? मास कितना लिया हमने? 0.2 किलोग्राम, इनटू में वेलोसिटी कितनी है? 30। अब आप इनको अगर सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻34 मीटर्स। इतना आया 10 पावर, मतलब वेवलेंथ की जो साइज है वो कितनी होगी? 10⁻34। यानी कि जो वेवलेंथ बनी है इसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 किलोग्राम। अब बाकी जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इससे ज्यादा हैवी होंगे,
जितने ज्यादा हैवी होते चले जाएगा आपका आंसर माइनस में उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। यानी कि वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अगर वेवलेंथ यहाँ पर जितनी छोटी होती चली जाएगी, वेवलेंथ जितनी छोटी होती चली जाएगी उतना ही उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया, द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ डी ब्रोगली इन डे टू डे लाइफ इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल। इसका कोई खास इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं होता। दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू सी द वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। पत्थर में का तो जाते उसकी वेव्स बनती वो हम नहीं देख पाते क्योंकि वेवलेंथ कैसी बहुत छोटी है, वेवलेंथ छोटी है इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो दैट वाज अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। वहीं जो स्टोन का एग्जांपल लिया, इस स्टोन की जगह अब हम ले लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। उसको जिस स्पीड से हमने आगे की तरफ किया तो वो उतनी ही स्पीड मानते जितनी स्टोन की थी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये v हो गया, ये मास हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन। अब आप इसकी वेवलेंथ को अगर आप निकालो तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी h/mv। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 9.1 × 10⁻31 इनटू वेलोसिटी कितनी है 30। आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ मीटर्स। तो 10⁻⁵ मीटर्स में आ रहा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसकी वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉट बाय नेक्ड आइज बट बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हैविंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मतलब कहने का मतलब है कि जितना हल्की कोई चीज होगी उसकी वेव उतनी ही बड़ी होगी, और वेव बड़ी अगर होगी तो उसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेव ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और छोटी को फिर हम माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंटों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज you will have numerical based on this formula। ये जो फॉर्मूला हमने किया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। या तो अपने आप ही न्यूमेरिकल्स को फ्रेम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में आप स्टोन वगैरह किसी को मान लो इलेक्ट्रॉन पे कंसीडर कर सकते हो, फोटोन, प्रोटॉन, इस तरह से ऑब्जेक्ट। और h कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कुछ भी मान लो आपको उसको, और मास कुछ भी कंसीडर करके यू कैन फ्रेम योर ओन न्यूमेरिकल्स एंड कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस। After that the second point is, दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है that is Heisenberg's uncertainty principle। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट है, उसने बताया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा whenever a moving object is found, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब होगा तो उसकी, जैसे मान लो ये स्टोन है, स्टोन को हमने आगे तरफ फेंका, तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की दो चीजों को हम कभी भी एक साथ सही नहीं निकाल सकते। और दो पॉइंट कौन कौन से उसके, एक पर पोजीशन और एक दूसरा मोमेंटम। फॉर ए पार्टिकल इन मोशन लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी चीज हो या तो स्टोन हो, कोई भी चीज जो मूवमेंट में होती है, जो मोशन में होती है, तो उसकी दो चीजों को हम कभी भी बिल्कुल सही एक साथ नहीं निकाल सकते, पोजीशन और मोमेंटम को। फॉर पार्टिकल्स व्हिच आर इन मोशन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन देयर पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। एक साथ सही समय पर दोनों चीजों को कभी भी नहीं निकाला जा सकता। दैट वाज स्टेटेड बाय हाइजेनबर्ग ने बताया। पोजीशन को दिखाया जाता है डेल x से और मोमेंटम को दिखाया जाता है डेल t से। x जो होता है वो पोजीशन का सिंबल है और p जो है वो मोमेंटम का सिंबल हो गया। तो डेल दिखा रहा है चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम। बट he stated that multiply of del x into del v is greater than or equal to h/4 pi। h/4। Let's have definition once again। definition दोबारा से करते हैं। For a particle in motion, कोई चीज जो मोशन में हो, for a particle in motion, it is difficult to determine both position and momentum simultaneously with accuracy।
दोनों ही चीजों को, पोजीशन और मोमेंटम को, किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट के दोनों ही चीजों को एक साथ सही सही नहीं निकाला जा सकता। एंड ही स्टेटेड दैट, और उसने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स इंटू डेल पी, प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। इस पर बेस्ड भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन और बनता है, वो हम देख लेते हैं। डेल एक्स इंटू डेल पी, डेल पी क्या होता है, p इज व्हाट, मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो वी कैन राइट मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। अब आप देखो डेल x इंटू, अब मास तो जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर हमने किसी बॉल को फेंका और उसका वजन लिया 400 किलोग्राम, तो वो मास क्या होगा, फिक्स होगा। 4 ग्राम लेंगे तो भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो क्या चीज चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, m इंटू डेल v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास, एक ये फॉर्मूला। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यू हैव सम सर्टेन न्यूमेरिकल्स, you can solve these numericals. Now we have experimental verification. अब हम इसके experimental verification की बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, why it is impossible to determine simultaneously both position and moment of a moving object. For that let us consider, हमने ये मान लिया कि ये एटम लिया, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने ऊपर की तरफ लगा दिया माइक्रोस्कोप। ये है माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व, हैवी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने लगाया इसमें हैवी माइक्रोस्कोप। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए देखो, कोई भी चीजें हमारे को कब दिखाई देती हैं, जब लाइट जाकर उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, और टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आईज में आती है, देन वी आर एबल टू सी दैट। अगर अब हमारे लिए इलेक्ट्रॉन देखना है, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लाइट को फोकस करना पड़ेगा, लाइट डालनी पड़ेगी, तो लाइट इसे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, माइक्रोस्कोप में जाएगी, और जो ऑब्जर्वर होगा वो उसको देख पाएगा। तो जो ऑब्जर्वर देख पाएगा इसको। अब जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन में होता है, हमेशा घूमता रहता है। और उसकी अब हमारे को दो चीजें देखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो तो क्या उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों के एक साथ निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ से जो लाइट हम यूज करेंगे इस जगह पर, जो लाइट हम इस इलेक्ट्रॉन पर डालेंगे ताकि हम इसको देख पाएं, वी विल हैव टू टाइप ऑफ लाइट, दो प्रकार की लाइट हम डाल सकते हैं। एक जो लाइट होगी वो होगी लाइट विद लो फ्रीक्वेंसी। अब इनका भी एक मीनिंग होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड किया ना, इसका भी एक मीनिंग है। लो फ्रीक्वेंसी मींस लाइट ऑफ लो एनर्जी। कैसे पता लग रहा है आपको, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का जाओ तो E इज इक्वल टू क्या था, h न्यू। अगर हम h को हटा दें तो रिलेशनशिप क्या है, E इज डायरेक्टली टू न्यू। न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो एनर्जी भी लो होगी। सो इनिशियली जो शुरू में हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग लो फ्रीक्वेंसी लाइट। लो फ्रीक्वेंसी लाइट को हम यूज कर रहे हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी लाइट को जब हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो लो फ्रीक्वेंसी लाइट को जब आप यूज करोगे तो इट विल स्ट्राइक ओवर इट, ये इसके ऊपर आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद में इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप के यहाँ से पास होगा। व्हाट विल बी द चेंज, क्या चेंज होने वाला है इसके अंदर, हम किस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखना है। क्या हम पोजीशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे या हम मोमेंटम को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये देखना है। तो देखो, जब लाइट विद लो फ्रीक्वेंसी की जब लाइट को हम यूज कर रहे हैं, तो लाइट आपको पता है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। दे आर फोटोन, ये फोटोन। तो लो फ्रीक्वेंसी लाइट का मतलब क्या हो गया कि इसके जो फोटोन्स है उनकी एनर्जी भी कैसी है, कम है। तो ये फोटोन आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो फोटोन की एनर्जी कैसी है, कम एनर्जी है। कम एनर्जी है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन फोटोन्स का कोई असर नहीं होगा, इसकी पोजीशन, इसके मोमेंटम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे से टकराएंगे तो एनर्जी कम है, तो इसकी वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मोमेंटम
चेंज नहीं होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम क्या सही निकाल सकते हैं, मोमेंटम को सही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है और आप मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम फिक्स करके मान लें 30 मीटर पर सेकंड, तो इनका जो आंसर बनेगा मास इंटू वेलोसिटी क्या बन गया, मोमेंटम। और उस मोमेंटम पर जो लाइट आ रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि लाइट के टकराने से पहले जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है और लाइट के टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है रिमेन्स अनअफेक्टेड। देयरफॉर नाउ वी आर एबल टू डिटरमाइन करेक्टली, सही क्या निकाल पाते हैं हम उसके अंदर, उसकी मोमेंटम को निकाल सकते हैं। सो विद लो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम पे कोई चेंज नहीं होगा, तो देयरफॉर वी विल बी एबल टू करेक्टली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब पॉइंट बच गया पोजीशन का, क्योंकि लाइट जो आ रही है उसके अंदर एनर्जी कम एनर्जी है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऑब्जर्वर्स आइज तक पहुंचने में इट विल टेक सम टाइम। कम एनर्जी है तो धीरे चलेगी, और धीरे चलेगी तो देखने वाले तक थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पर रुकेगा नहीं, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, ये चलता रहेगा। तो जब लाइट यहाँ से टकरा कर ऊपर की तरफ जा रही है, तो लाइट जब टकराई तब तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी यहाँ, लेकिन लाइट जब ऊपर की तरफ जाए तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ ना होकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, आगे की तरफ। तो देखने वाले का इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई देगा, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसे यहाँ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका। तो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर किस चीज को नहीं निकाल पाए हम, पोजीशन को नहीं निकाल पाए, बिकॉज जब तक हम पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तब तक वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये तो बात हुई लो फ्रीक्वेंसी लाइट की। अब हम बात करेंगे अगर हम यूज करें इसकी जगह पर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट का मीनिंग क्या है, कैसी है, एनर्जी होगी उसके अंदर हाई एनर्जी होगी। जो लाइट होगी हाई फ्रीक्वेंसी उसके अंदर एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। और एनर्जी अगर लाइट में बहुत ज्यादा, उसके फोटॉन्स में एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो हाई एनर्जी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ में जब टकराएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट के जो हमने यूज किया, तो क्या चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम इज ऑब्जर्व, मोमेंटम चेंज होता है। व्हाट अबाउट पोजीशन का क्या, क्योंकि अब हमने लाइट कैसे दी है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो लाइट बहुत तेजी के साथ इससे टकराएगी और बहुत तेजी के साथ रिफ्लेक्ट होगी और ऑब्जर्वर आज तक तेजी के साथ पहुंचेगी। एट दैट टाइम जैसे ही टकराए वैसे ही ऊपर की तरफ पहुंच रही है, तो ऐसे में हम क्या निकाल सकते हैं, सही सी पोजीशन निकाल सकते हैं। लेकिन पोजीशन तक क्या हो जाएगा, तब तक उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर किस चीज को करेक्टली निकाल पाए हम, पोजीशन को हम सही तरीके से निकाल पाए, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, फिर मोमेंटम चेंज। सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग ने कहा कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की दो चीजें, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ सही नहीं निकाल सकते। दैट वाज ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन दो पॉइंटों पर बेस्ड होकर के फिर हमारे को जरूरत हुई, साइंटिस्टों को जरूरत महसूस हुई कि एटम का एक नया मॉडल तैयार किया जाए। तो जो नया मॉडल है दैट इज क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल।